अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। क्लास 9 फिज़िक्स का मॉडल पेपर जो हमारे पास है आप लोगों ने देखे हैं, जिसमें सेक्शन ए जो है वो 40% आएगा, एमसीक्यूज़ होंगे, यानी 24 एमसीक्यूज़ होंगे और 24 मार्क्स के होंगे ये, ठीक है। एक एमसीक्यूज़ 1 मार्क का ये लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास सेक्शन बी है जो वो भी 40% है, और 40% में जो है ना टोटल 12 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट है 13 तक, और इस 12 क्वेश्चन में आपने अटेम्प्ट करने 8 क्वेश्चंस, सिर्फ 8 करने, और हर एक सवाल 3 नंबर का है, ठीक है, 3 मार्क्स। इसी तरह सेक्शन सी जो हमारा 20% है, उस 20% में 3 लॉन्ग सवाल हैं जिसमें आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और एक क्वेश्चन जो है ना 6 मार्क्स का है, 12 मार्क्स इसके आपको मिल जाएंगे। अब एमसीक्यूज तो बात की कहानी। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कह रहे हैं राइट डाउन द नेम ऑफ एनी 3 रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एंड 3 नॉन रिन्यूएबल। तो इसका हमारे पास मैंने एक पीडीएफ की शक्ल में या मैंने बनाया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हमने पूरा किया हुआ है, ठीक है। सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, और ये मैंने 4 नाम दी, लेकिन आपने कोई से भी 3 लिखना, उसने कहा ना कोई से भी 3 ना। और इसमें क्या है, कॉयल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। ये पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये है एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन और डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। ये स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ है, ये फ्रिक्शन लिखा हुआ है लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक है। तो 3 ये एडवांटेज हो गए, 3 डिसएडवांटेज हो गए, ये देख लेना। आप इसको पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लो, आपके पास महफूज रहेगा। और दूसरा आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना डिफाइंड इक्विलिब्रियम एंड टू कंडीशन, ये इसी स्टडी पेपर मॉडल पेपर की सवाल है, ठीक है। ये सारे मैंने क्वेश्चन मेंशन किए हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास ये है, इसके 3 डिफरेंस आ जाएंगे और 3 जो है ना, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके इसको पोस्ट करवा दो, ठीक हो गया। ये हमारे पास ये इसके सारे क्वेश्चन आ गए। फिर ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। डिफाइन मेजरमेंट विच इज़ मोर एक्यूरेट और वर्नल क्रिपर, ये वर्नल क्रिपर है, एंड स्क्रू गेज, ठीक है। तो ये इसके सारे कुछ आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे पास ये आ गया। अच्छा, क्वेश्चन 6 में कहा कि मास और वेट और हीट और टेम्परेचर में कोई से भी एक डिफाइन करो, तो ये इसके डिफरेंस आ गए मास और वेट के, ठीक है। थर्ड डिफरेंस ये रहा, और ये हीट और टेम्परेचर के, इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। और ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना हमारे पास स्टेट हुक लॉ है, उसको ड्राइव भी किया हुआ है। तो ये आपको पीडीएफ में भी मिल सकता है, आप जो है ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं इंस्टा और उसके दे दूंगा, आप मैसेज करके आप व्हाट्सएप में हासिल कर सकते हैं। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें कि ये हो गया, ठीक है। एक ये पेज है हमारे पास, और जो है ना एक हमारे पास ये पेज, ठीक हो गया। तो ये तो उसकी बात होगी। अब हम जो है ना सेक्शन बी में जो है न्यूमेरिकल्स हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 13 तक ये न्यूमेरिकल्स हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसको मैं लिए दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसमें सॉल्व करके फिर इसको कंबाइन कर देंगे। और सेक्शन सी को हम बात कर लेते हैं। सेक्शन सी में क्या है, सेक्शन सी में डिफाइन जी, कि जी को डिफाइन करना है, ड्राइव द इक्वेशन ऑफ एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। वो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, लेकिन डिस्टेंस की जगह हाइट दी गई है और एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी दी गई है। आपको आपने इसमें जो है ना चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा भी होगा। ये रहा, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बिल्कुल सेम इसी तरह करना, लेकिन जहाँ जहाँ एक्सेलरेशन है वहाँ ग्रेविटी का जिक्र करना है, और जहाँ पे डिस्टेंस है वहाँ पे किसका जिक्र करना है, हाइट का जिक्र करना है। बाकी काम बिल्कुल वही होगा। ये उसके इस पर मैंशन भी है पीछे, ठीक है। ये 3 इक्वेशन इसने दिए भी, ये सेकंड इक्वेशन, ये एस की जगह एच लिखना, ठीक है। यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, ये जो है ना किताब में थोड़ी गलती है, इस एस की जगह क्या आएगा, एच आएगा, ठीक है। तो एक हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन है, और दूसरा जो हमारे पास है वो है क्या, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये इसकी स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट लिखने के बाद ये देखो, स्टेट लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ये इसकी स्टेटमेंट है। न्यूटन लॉ भी कह सकते हो, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन भी कह सकते हो, ये इसकी स्टेटमेंट आ जाएगी। और स्टेटमेंट के बाद डिटरमाइन द मास ऑफ अर्थ यूजिंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये आपने डेरिवेशन की होगी मास ऑफ अर्थ के लिए, ये मास ऑफ अर्थ, इसकी ये डेरिवेशन ड्राइव आपने की होगी। ये कंप्लीट इसकी डेरिवेशन है जिसमें आपने कैलकुलेट भी मास ऑफ किया होगा, ठीक है।
फिर भी ये PDF में मौजूद होगा, इंशाल्लाह आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 16 भी है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन आल्सो प्रूफ अल्फा इज इक्वल टू 1/3 बीटा, ये भी इसी तरह आपको मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 16 आ गया ना, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर, ये हमारे पास ये पेज चैप्टर नंबर 9 में सवाल है लीनियर एक्सप्रेशन का। ये सवाल है, इसमें लिखा हुआ है बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, बात एक ही है, 3 या मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसके लिए आपके पास डेरिवेशन पूरी मिल जाएगी आपको। मैं इसमें सॉल्व कर दूँगा। अब न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी मसला हो न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल आपके लिए ईजी हो जाए। यदि न्यूमेरिकल को मैंने कंप्लीट सोल्यूशन के साथ सॉल्व किया है। और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और एग्ज़ाम में जो है ना बहुत कम दिन रह गए हैं, तो आप उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, अच्छे से मार्क्स आएँ आपके। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास है वो न्यूमेरिकल है। क्या लिखा है? व्हाट इज़ द मास ऑफ अ सॉलिड आयरन working ball of radius 18 centimeter if the density of iron is 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी बता दिए, बट मास आपसे पूछ रहा है और बॉल का रेडियस भी बता दिए कि भाई बॉल का रेडियस जो है ना वो 18 सेंटीमीटर है। तो चले ज़रा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, डेटा बनाएंगे। तो डेटे में क्या है, एक तो रेडियस है, आर से ज़ाहिर करेंगे रेडियस को। रेडियस हमारे पास है 18 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस सेंटीमीटर में नहीं नापा जाता, आपको पता है ये बात। क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर में। तो 18 को 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.18 मीटर। ठीक हो गया, इसको डिवाइड कर देंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या दी हुई है हमें, एक तो डेंसिटी ऑफ आयरन, डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी को हम जाहिर करते हैं, ये इसका सिंबल है, कितनी दी हुई, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, डेंसिटी का यूनिट जो है वो है क्या, kg पर मीटर क्यूब। तो क्या करेंगे, 7.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो ये हमारे पास आंसर बनेगा, 7.8 को मल्टीप्लाई करने कितना बन जाएगा, 7800। यूनिट क्या लगेगा, kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे। तो 7800 kg पर मीटर क्यूब बन जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे मास पूछ रहा है, यानी इस आयरन का मास कितना होगा। चले ज़रा सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, डेंसिटी का वैसे फार्मूला है m/v, ठीक है, n/v। अब मसला ये कि मुझे मास मालूम करना है, तो फार्मूला क्या बनेगा, v यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, v वॉल्यूम, v यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो मास अलग हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय v वॉल्यूम। अब डेंसिटी मेरे पास मौजूद है 7800, लेकिन वॉल्यूम मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले वॉल्यूम मालूम किया जाए, तो फॉर वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम का फार्मूला जब भी आप एक ऑब्जेक्ट के बारे में वॉल्यूम निकालते हो, यानी एक इस तरह सॉलिड ऑब्जेक्ट है और क्या है, सॉलिड शेप में, उसमें सिलेंडर शेप में है, यानी स्क्वायर शेप में है, एक बॉल है ना, बॉल किस्म का है। तो आप उसके लिए वॉल्यूम का फार्मूला बनता है v = 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय r³, यानी रेडियस क्यूब, ठीक है, ये फार्मूला। इससे हम वॉल्यूम मालूम करेंगे। तो वॉल्यूम मालूम करना आसान है, किस तरह, 4/3 को अपनी जगह रख देते हैं, पाई जो है ना वो हमें वैल्यू पाई की याद है, कितनी है,
3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस हमारे पास क्या है 0.18, और चूँकि क्या है क्यूब है ऊपर तो क्यूब लगा देंगे। तो चलो ज़रा 4/3 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.33 मल्टीप्लाई बाय 3.14 अपनी जगह, और 0.18 का क्यूब निकालेंगे। 0.18 का क्यूब क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा 5.832 एक्सपोनेंट -3। ठीक है, साइड में उसमें अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1.33। आप मतलब ये कैलकुलेटर है मेरे पास इस तरह, वो आंसर मैंने निकाला हुआ था वो आ गया 5.832, फिर मल्टीप्लाई बाय 3.14 पाए और फिर 1.33 जो 4/3 का आंसर था इक्वल टू, तो हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा वो आया 0.024। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। ठीक है, और वॉल्यूम का आप यूनिट जानते हो क्या है, मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम इसलिए निकाला ताकि फार्मूला हमारे पास आ। अब अगेन हम मास निकालेंगे, तो मैं यूँ लिख देता हूँ कि 4 मास। हाँ, तो मास में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। डेंसिटी हमारे पास है 7800 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम 0.24। तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7800, तो हमारे पास आंसर आया 7800 मल्टीप्लाई बाय 0.24। अच्छा सॉरी, यहाँ गलती कर रहा हूँ मैं, इसकी जगह क्या है 0.024। चलो ज़रा इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 7800 मल्टीप्लाई बाय 0.024, तो हमारे पास आंसर आया क्या, मास हमारे पास आया 187.2 यूनिट क्या है केजी। तो ये हमारे पास पहला न्यूमेरिकल हो गया, बिल्कुल छोटा सा न्यूमेरिकल है। हमें मास मालूम करना था, लेकिन जैसे हम डेंसिटी का फार्मूला लगाएंगे तो उसमें वॉल्यूम हमें मालूम नहीं था। हमने उसके लिए सबसे पहले वॉल्यूम मालूम किया, बिल्कुल आसान तरीके से 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब यानी रेडियस क्यूब। हमने वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम मालूम करने के बाद दोबारा डेंसिटी में फार्मूला पुट करके हमने आंसर निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, यानी ये भी न्यूमेरिकल है। अ सिलेंडर कंटेन 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 450 पास्कल भी कह सकते हो, और जो है ना उसको भी कह सकते हो। अच्छा, तो साथ साथ डेटा बनाएंगे। अच्छा, इसने कहा कि भाई सेंटीमीटर क्यूब यानी वॉल्यूम जो हमारे पास है वो है 60 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक बात। ऑफ एयर प्रेशर हमारे पास है 140 पास्कल, ये भी आ गया। What will its volume be if the pressure on it increase to 420 पास्कल? अगर प्रेशर हम बढ़ा दें 420 तक, तो प्रेशर 420 पास्कल तक बढ़ा दें तो फिर वॉल्यूम कितनी ज़रूरत होगी वॉल्यूम की। यानी इसके बाद ये मतलब ये हुआ कि ये वॉल्यूम 1 कह सकता हूँ, उसको प्रेशर 1 कह सकता हूँ। प्रेशर 2 हमारे पास बढ़ा के कितनी कर दी है भाई, प्रेशर 2 बढ़ा के 420 पास्कल कर दी है। और जो हमारे पास है वॉल्यूम 2 यानी हमने मालूम करना है। ठीक हो गया, चले जाओ सॉल्व करते हैं। अच्छा, जब भी दो वॉल्यूम उसकी बात आए, प्रेशर की बात आए, तो हमारे पास एक फार्मूला है जो प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप कहलाता है। वो क्या है, वो यूँ है कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2, यानी प्रेशर 1 और वॉल्यूम 1 बराबर होता है प्रेशर 2 और वॉल्यूम 2। अब मुझे वॉल्यूम 2 मालूम करना है, तो प्रेशर 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यूँ बन जाएगा कि भाई P1 मल्टीप्लाई बाय V1 डिवाइडेड बाय P2 और इक्वल टू वॉल्यूम 2 अलग रहेगी। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलो मैं इसको ज़रा यूँ लिख लेता हूँ। अच्छा,
वैल्यू पुट करने से पहले ज़रा देख लें क्या वॉल्यूम अपनी उसमें यूनिट्स स्टैंडर्ड यूनिट में ये मौजूद है, तो पहले वो देख लें। तो हम देख सकते हैं कि बिल्कुल है, सेंटीमीटर क्यूब है वॉल्यूम का। चलो ज़रा पुट कर दें। P1 की जगह क्या लिख दूँ, 60 मल्टीप्लाई बाय P1 की पहले चलो V1 की वैल्यू लिख दी 60 और P1 कितना है 140 और डिवाइड बाय P2 की जगह क्या लिख दिया 420। तो चले ज़रा 60 मल्टीप्लाई बाय 140 क्या है हमारे पास 8400 और अपॉन में क्या है 420। तो उसको डिवाइड कर देंगे 420 से, तो हमारे पास क्या है 2 है। क्या है हमारे पास, तो यानी वॉल्यूम 2 जो हमें चाहिए होगा वो 2 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए होगा अगर प्रेशर हम बढ़ा। सॉरी हमने 4200 से मल्टीप्लाई कर दिए, 420 है, तो उसको यूँ कर लें 420 है ना, तो 8400 डिवाइडेड बाय क्या है 420, तो 20 है हमारे पास। आंसर क्या है 20। तो 20 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम 2 आ जाए। सही, तो ये हमारे पास ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया मॉडल पेपर का। 10 हमारे पास क्या है कि अ बॉल ऑफ मास 400 ग्राम स्ट्राइक दी वॉल, यानी वॉल उसके ऊपर दीवार के ऊपर एक वेलोसिटी, उसकी जो बॉल को हमने फेंका दीवार के ऊपर तो उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। हाउ मच इज़ काइनेटिक एनर्जी, तो उस बॉल में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी मालूम करना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्या करें, डेटा बनाएं, डेटा बनाएंगे। अच्छा, डेटा में क्या है, एक मास है, मास जो है वो है 400 ग्राम। कन्वर्ट करेंगे किस में, तो डिवाइड कर दूं किससे 1000 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4 kg। ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी जो हमारे पास है वो है 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी बिल्कुल सही है। हमें काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, तो चले ज़रा सॉल्यूशन हमारे पास है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ मास और v² वेलोसिटी स्क्वायर। तो 1/2 का आंसर आएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय मास कितना है 0.4 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी है 4 और स्क्वायर। ठीक है, 0.5 चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.2 और 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16। फिर 16 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.2 जूल। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है 3.2, ये हमारे पास काइनेटिक। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स वेक्टर एफ आर 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एफ। तो क्या मतलब है, डेटा बनाते हैं। मैंने कहा हमारे पास 2 कंपोनेंट है एफ के, यानी एक एफ एक्स हुआ। एफ एक्स तो जो कंपोनेंट है वो हमारे पास है 6 न्यूटन की। ठीक है, और एफ वाई का जो कंपोनेंट है वो हमारे पास है 8 न्यूटन। ठीक है, ये मेंशन है। ये एफ एक्स हुआ और ये एफ वाई। फाइंड द मैग्नीट्यूड, यानी हमने मालूम करना है एफ एक, और डायरेक्शन यानी थीटा मालूम करना। ठीक है, ये 2 बातें मालूम करनी। चलिए ज़रा सॉल्यूशन। मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है √f(x² + f(y²)। फार्मूला आपको याद होगा, ये लो। f(x) की जगह लिख दूँ 6² प्लस, और f(y) की जगह लिख दूँ 8, और फार्मूले में स्क्वायर है, स्क्वायर आ गया। 6² क्या बनता है 36, और 8² क्या बनता है 64। कितने हुए, ये हुए कितने 100, और √100 का आंसर आपको पता है कितना आता है 10 न्यूटन। तो ये तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया।
कि भाई मैग्नीट्यूड एफ कितना होगा 10 न्यूटन। अब क्या मालूम करना है, डायरेक्शन यानी एंगल मालूम करना है, तो 4 एंगल या टीटा भी लिख सकते हो, जो करो। अच्छा, इसका फार्मूला क्या है, टीटा बराबर होता है 10 इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। ये फार्मूला क्या है, टीटा बराबर होता है 10 इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। ठीक हो गया, चलिए ज़रा यही मालूम कर लेते हैं। हाँ, तो टीटा अपनी जगह, 10 इनवर्स अपनी जगह, एफ वाई की जगह अब क्या लिखूँ, 8 लिखूँ, और एफ एक्स की जगह क्या लिखूँ, 6 लिखूँ। तो ज़रा 8 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, 8 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हमारे पास आंसर आया, हमारे पास आंसर आया 1.33। अब 10 इनवर्स मालूम करेंगे। 10 इनवर्स कैसे आता है, शिफ्ट दबा के जो 10 का ऑप्शन है इसको दबा देना तो 10 इनवर्स आ जाएगा। और यहाँ क्या है 1.33 इक्वल टू कर दो तो कितना आया, एंगल हमारे पास आया 53.0, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो 53 डिग्री आया। ठीक है, एंगल में डिग्री लगाते हैं, ये हमारे पास एंगल भी आया। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 kg ऑफ कॉपर required 250 जूल ऑफ हीट टू राइज इट्स टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द सैंपल। हीट कैपेसिटी आपने मालूम करनी है। 2 kg यानी मास दे दिया है और 250 जूल हीट हमें दे दी, और टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास टेम्परेचर। तो चले ज़रा डेटा। अच्छा, मास हमारे पास है कितना 2 kg, ये आ गया, और ये जो 250 जूल है ये है Q, इसको कैपिटल Q से ज़ाहिर करते हैं, 250 जूल, और टेम्परेचर जो हमारे पास है वो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया। अच्छा, मालूम क्या करना है, हीट कैपेसिटी मालूम करनी है। सॉल्व करते हैं। कैपेसिटी ऑफ हीट का फार्मूला क्या है, C इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय मास टेम्परेचर। ठीक है, C मुझे मालूम करना है, Q हमारे पास है 250 डिवाइडेड बाय मास हमारे पास है 2, और टेम्परेचर हमारा कितना है 10। तो C इज इक्वल टू 250 को अपनी जगह लिख देते हैं, और 2 10 20, और इस तरह जब 250 को 2050 को डिवाइड करेंगे 20 से तो हमारे पास आएगा 102.5। अच्छा, हीट कैपेसिटी की जो यूनिट है वो है जूल पर kg पर केल्विन। ठीक है, मास की यूनिट क्या है kg है, ये रहा। टेम्परेचर किस में नापते हैं, केल्विन में नापते हैं, और एनर्जी क्या है जूल है, तो जूल पर kg के केल्विन, ये हमारे पास हीट कैपेसिटी का आंसर है। तो क्या आंसर है 102.5। 13 करेंगे हम, यानी ये सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है। A boy is digging a hole with spade of edge 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब एरिया की बात हो रही है, तो 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर वही तो किस में होता है, मीटर में होता है, तो क्या करूँ, डिवाइडेड बाय 100। तो क्या कैसे करें, ये लो 0.2 डिवाइड बाय 100, तो हमारे पास आया 0.2 नहीं 0.3। तो 0.3 डिवाइड बाय 100, तो हमारे पास आया कितना 3 एक्सपोनेंट -3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका। आगे क्या कह रहे हैं कि कैलकुलेट द प्रेशर मालूम करना है, द फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन, यानी फोर्स दे दिए 1000 न्यूटन की, और आपने क्या करना है प्रेशर मालूम करना है। तो चलो प्रेशर का तो सिंपल सा फार्मूला है कि भाई प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया।
तो 4 जो है ना वो 1000 न्यूटन की है और एरिया जो हमारे पास है 3 एक्सपोनेंट -3 है। तो चलें ज़रा 1000 को हम डिवाइड करेंगे 3 एक्सपोनेंट -3 से, तो हमारे पास आंसर आया प्रेशर कितना लगेगा। वैसे आप इसमें भी लिख सकते हो, लेकिन ये बहुत लंबा चौड़ा आंसर है, तो इसको क्या करें, कन्वर्ट कर देते हैं 1 2 3 4 5। तो यूँ लिख दूँ 3.3 एक्सपोनेंट 5, ठीक है, यूँ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, प्रेशर का यूनिट क्या होता है आपको पता है, पास्कल भी कहते हैं और न्यूटन, यानी पास्कल भी लिख सकते हो और इसकी जगह न्यूटन पर मीटर भी लिखा जा सकता है, ये ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सेक्शन बी के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। सेक्शन बी के जितने भी सवाल थे वो हो गए।